सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज एक बहुत ही अच्छे योग के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आज हम गजकेसरी योग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस कुंडली के माध्यम से कैसे बनता है गजकेसरी योग, और इसके बाद इस हाथ के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा कुंडली और हाथ में भी कैसे गजकेसरी योग प्रभावी होता है। दोनों स्थितियां मैं आपको समझा दूंगा। आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में या हाथ में गजकेसरी योग बन रहा है कि नहीं, और इसका पूर्ण प्रभाव मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से यह बनता है तो लाभ देता है, किस लग्न में बने तो ज़्यादा लाभ देता है, क्या परिस्थिति होती है और इसका क्या लाभ होता है, इसका पूर्ण प्रभाव कैसे मिलता है और कैसे कैसे यह बनता है। साथ में हम यह भी चर्चा करेंगे कि किसी कुंडली में बन रहा हो और प्रभाव में कमी है तो क्या उपाय करके और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और किस लग्न की कुंडली में कैसा प्रभाव देगा। सारी चीज़ों को यहाँ चर्चा करेंगे, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा गजकेसरी योग के बारे में। तो ध्यान से देखिए और इस वीडियो का लाभ लीजिए। मित्रों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी मदद मिल सके, और चैनल को सपोर्ट करें मित्रों, ताकि और अच्छे वीडियो मैं आपको बना कर देता चलूँ। तो यह दुर्योग और राजयोग का हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें आज गजकेसरी योग की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, गज का मतलब होता है हाथी और केसरी मतलब सिंह, तो दोनों के संगम से बनता है गजकेसरी योग। यह एक महान योग है मित्रों, और इसका जबरदस्त परिणाम मिलता है अगर स्पष्ट रूप से आपकी कुंडली में बन रहा हो तो, और कैसे यह लाभ देता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। यह एक ऐसा योग है जो आपको मान सम्मान, ज्ञान, तीव्र बुद्धि, हायर एजुकेशन और कैरियर में सफलता तो देता ही है, अच्छी धन दौलत की भी स्थिति देता है, अच्छी पोस्ट, राजनीति में सफलता, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ देता है यह। परंतु गजकेसरी योग किस प्रकार बना है इस पर उसका फल निर्भर करता है। दोस्तों, हम 4 तरह से इसके फल की गणना कर सकते हैं। 4 तरह से इसके फल को हम जान सकते हैं कि यह कैसे कैसे बनता है। मित्रों, मान लीजिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली बनाई है मैंने, कोई भी लग्न हो सकता है यहाँ पर, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कोई भी हो, किसी में भी बन सकता है। तो मैंने समझाने के लिए आपको मेष लग्न की कुंडली बनाई है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे बनता है। तो मान लीजिए लग्न, ये मेष लग्न की कुंडली है और गुरु तथा चंद्रमा प्रथम स्थिति बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गुरु तथा चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं तो यहाँ दोनों कारक हैं। इस लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा एवं यहाँ 9वें भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल कारक और लग्नेश के मित्र हैं। तो यहाँ मित्रों चंद्रमा और गुरु की साथ में युति है, तो यह एक श्रेष्ठ राजयोग मतलब गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, क्योंकि दोनों इस कुंडली में कारक हैं, दोनों अच्छे जगह पर केंद्र में बैठे हुए हैं। मित्रों, यह कहीं भी बैठे, यहाँ बैठ जाएं, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, नवम में बैठ जाएं, आपके यहाँ पंचम भाव में बैठ जाएं, अगर यहाँ बैठ जाए आय भाव में तो भी, धन भाव में बैठ जाएं तो भी यह बनेगा। अब यहाँ शत्रु राशि में बैठेंगे तो कुछ प्रभाव में कमी होगा। यहाँ मतलब कि कहीं बैठे, अच्छे जगह पर बैठे या युति में दोनों, तो यह गजकेसरी योग का निर्माण करता है। मित्रों, त्रिक भाव में भी कहा जाता है कि यह गजकेसरी योग या कोई भी राजयोग बनता है, लेकिन उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। सिर्फ कहा जाता है कि बनता है, लेकिन उसका प्रभाव उस तरह से नहीं बनता अगर गलत भाव में बने, त्रिक भाव में बने तो त्रिकोण में बने, केंद्र में बने तो बहुत ज़्यादा यह प्रभावी होता है। तो अगर गुरु और चंद्र की युति कहीं केंद्र या त्रिकोण में हो और दोनों कारक हो तो श्रेष्ठ गजकेसरी योग बनता है, और यह आपको हर चीज़ जीवन में देता है। जो भी चीज़ें बताई मैंने वह सब चीज़ आपको प्रदान करेगा अपने समय में। कब देता है फल उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यह प्रथम स्थिति हुई मित्रों। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ लग्न में है, या चंद्रमा कहीं भी हो, दोस्तों आगे समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में हो, मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ अगर गुरु हों, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु हों तो भी यह गजकेसरी योग बनेगा। यह दूसरी स्थिति है। चंद्रमा से चौथे में गुरु हो तो गजकेसरी योग बनेगा। इसमें आप अपने माता पिता की केयर करने वाले होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में सुख सुविधा, माता की भी
इन स्थिति देखी जाती है, माता को भी देखा जाता है चतुर्थ भाव से, और यहाँ से दृष्टि इस भाव पर भी जाएगी। तो यहाँ आप अपने परिवार की, अपने माता पिता की केयर करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की होंगे, दूसरों की मदद करना आपको पसंद आएगा, आप में अच्छे गुण होंगे, सात्विकता आप में रहेगी। चौथा भाव सुख को भी दर्शाता है, अतः आपके पास मकान, वाहन, भूमि का अच्छा सुख प्राप्त होगा। कैरियर भी आपका शानदार होगा तथा धर्म में भी आपकी आस्था रहेगी। तो एक तो यहाँ युति से बना, दूसरा चंद्रमा से चतुर्थ में गुरु हो तो भी बना, और तीसरी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रमा से अगर सप्तम में गुरु हो तो भी यहाँ गजकेसरी योग बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ तीसरी स्थिति है, अगर चंद्रमा से सप्तम में गुरु हो तो गजकेसरी योग बनेगा। चंद्रमा से सप्तम में गुरु हो तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत अच्छा होगा। यहाँ गुरु डिस्टर्ब भी करते हैं वैवाहिक जीवन को, इसकी भी चर्चा करते हैं हम। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में दोनों में तालमेल बहुत अच्छा होगा, लेकिन कब? जब शादी हो जाएगी। शुरू में वैवाहिक जीवन या विवाह होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होंगी, यह ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को तो यह मत समझिए कि विवाह आसानी से हो जाएगी या बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ वैवाहिक जीवन में शुरू में कठिनाई तथा आपके विवाह होने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर दिग्बलहीन होते हैं, लग्न में दिग्बली और सप्तम में दिग्बलहीन होते हैं। तो यहाँ वैवाहिक कठिनाई जरूर देंगे, अगर वक्री हों तो और ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर विवाह में देरी करेंगे, वैवाहिक परेशानी शुरू में देंगे। इसके बाद आपकी जब कुछ समय गुजर जाएगा शादी के बाद तो आपकी तालमेल बहुत अच्छी होगी। यह बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं यहाँ पर, और यह ज्ञान का ही संगम है, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है आपको। परंतु यह भी है कि लव रोमांस ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं अगर सप्तम में गुरु चंद्रमा से हो तो। चंद्र कुंडली में भी देखिएगा तो सप्तम में विवाह को देखा जाता है, तो वहाँ से भी वैसे भी देख सकते हैं। तो सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, तो यहाँ अगर बन रहा हो तो लव में, रोमांस में ज़्यादा ये लोग नहीं उलझते, या ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग पार्टनर से बहुत ज़्यादा उस तरह के अटैचमेंट नहीं रखते, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें हो जाती है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति। राजनीति में श्रेष्ठ सफलता पाते हैं। विवाह के बाद इनका भाग्य प्रबल रूप से साथ देता है अगर इस स्थिति में गजकेसरी बने तो। इसके बाद मित्रों आपने देखा कि चतुर्थ में हो गुरु, सप्तम में चंद्रमा से हो, और चंद्रमा से अगर दशम में गुरु हो तो यहाँ गजकेसरी बनेगा। तो यहाँ चार स्थितियाँ हुई। अगर यहाँ दशम में चंद्रमा से गुरु होते हैं तो यहाँ गजकेसरी के साथ अमला योग भी बनेगा मित्रों, क्योंकि दशम भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो अमला योग भी बनता है। तो यहाँ गजकेसरी प्लस अमला योग दोनों बनेगा। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं, पिता का समर्थन प्राप्त होता है, पिता को भी यह मानने वाले, इज्जत देने वाले होते हैं। राजनीति में जाए तो बहुत अच्छी सफलता पाते हैं और राजनीति में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं, बहुत सम्मान पाते हैं। दूर दूर तक ऐसे व्यक्तियों का नाम होता है, हर कोई जानने वाला होता है। यहाँ सम्मान और ख्याति तो खूब मिलती है और धन की कमी नहीं होती, धन भी अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा पद भी पाते हैं अपने जीवन में, जॉब वगैरह में जाए तो। मकान वाहन का सुख पाते हैं। तो अगर यहाँ स्थिति देखा जाए तो अगर लग्न में युति बने तो बहुत श्रेष्ठ है। दशम में गुरु हो चंद्रमा से, चतुर्थ में गुरु हो तो सबसे बेस्ट होता है। सप्तम में भी ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियों के बाद लाभ देता है। तो मित्रों यह स्थिति रही चार तरह से गजकेसरी योग बनने का। अब ये समझे कि फल कैसे देते हैं ये, इसकी फल की गणना करें हम कि इसका फल कैसे मिलेगा। तो मेष लग्न में, मेष लग्न में, फिर इसके बाद आपको मिथुन लग्न में, कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक लग्न में शानदार बनता है मित्रों। तो यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वहाँ मैं ध्यान दीजिएगा। मेष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक में, मीन में, इन सब लग्नों में जबरदस्त यह प्रभावी होता है और बहुत ज़्यादा लाभ देता है इन लग्न में। इसके बाद सिंह लग्न में, कन्या लग्न में, धनु लग्न में साधारण फलदायी होता है, क्योंकि सिंह में देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा हो जाते हैं द्वादश के मालिक, लेकिन फिर भी लाभ देता है, लेकिन लाभ में कुछ कमी होती है। तो सिंह, कन्या, धनु में यह साधारण फलदायी होता है, उतना 100% परफेक्ट लाभ नहीं देता, लेकिन फिर भी लाभ देता है।
वृष, मकर, कुंभ और तुला यह बहुत कम प्रभावी होता है इन 4 लग्नों में, क्योंकि यहाँ पर अकारक भी हो जाते हैं यह। तो इसमें बहुत, अगर कहीं युति बने तो दोस्तों राजयोग होता है, उसका लाभ जरूर मिलता है, लेकिन 10% 20% मिलेगा। अगर अपने कारक लग्न में हो, कारक जगह के स्वामी हो, तो बहुत जबरदस्त या गजकेसरी योग प्रभाव देता है। लेकिन कभी भी देखिए तो यह जरूर देखिए किन भावों का स्वामी है और कुंडली में उनकी क्या स्थिति है। इसके बाद यह देखते हुए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, किन भावों को ऑन कर रहे हैं और उनमें कितना बल है, कितने कैपेबल हैं वह रिजल्ट देने के लिए। वही यह भी देखें कि चंद्रमा अगर अमावस का है, क्षीण चंद्रमा है, तो इस योग का आपको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली में अमावस के चंद्रमा होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चंद्रमा वहाँ पीड़ित हो जाते हैं। तो क्षीण चंद्रमा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिए। अब यह फल कब देगा इसकी भी चर्चा कर ले। तो जब आप अपने जीवन में कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, मतलब कि जवानी के टाइम हो आपका 22, 24, 25 बरस से लेकर 40, 42 वर्ष की उम्र में इंसान कुछ करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो 22, 24 से लेकर 40, 42, 44 वर्ष की उम्र तक, और उस समय इनमें से किसी की दशा आ जाए आपके जीवन में, जब आप कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी समय चंद्रमा की या गुरु की दशा आ जाए, तो यह बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा, आपको हाइट पर पहुंचा देता है। यानी कि दोनों में से जो सबसे बली होगा उसमें ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर इनकी दशा आ जाए, मान लीजिए गुरु आपके कुंडली में बली है और उसी पीक आवर में उनकी दशा आ जाती है, तो उनकी दशा में चंद्रमा का अंतर जब आएगा तो जबरदस्त लाभ देगा। वैसे पूरा महादशा ही उनका लाभकारी होगा अगर आपके कुंडली में यह योग बन रहा है। तो अगर लाइफ में इनकी दशा ही निकल गई है तो अंतर दशा में भी यह आपकी जीवन में इनकी दशा निकल गई है तो यह अंतरदशा में अपना फल देते हैं। मतलब गुरु चंद्रमा में से किसी की दशा आपके जीवन में महत्वपूर्ण दिनों में आ जाए तो यह योग वास्तव में अगर बन रहा है आपकी कुंडली में तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। अगर वास्तव में यह बन रहा है, जिस लग्न की बात की मैंने, उस लग्न के कारक होकर यह बैठे हों, तथा साथ में यह भी देखिएगा मित्रों कि वहाँ बैठे हों, अगर साथ में या चौथे, सातवें, 10वें में गुरु हों चंद्रमा से और यह कारक हैं, इन लग्न की बात, जिन लग्नों की मैंने की है, वहाँ बन रहा हो तो ज़बरदस्त लाभ देता है, और बल भी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो बल भी जरूर देखें। यह योग मित्रों बनने वाले 30% लोगों की कुंडली में यह योग बनता है। बहुत ज़्यादा लोगों की कुंडली में चंद्रमा से चौथे, सातवें, 10वें मिल जाएंगे गुरु, तो बहुत ज़्यादा लोगों की कुंडली में बनता है। लेकिन हर कुंडली में यह योग प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि लेकर आप घूमते रहेंगे कि गजकेसरी योग बना है, इसका प्रभाव नहीं मिला, तो उसका बहुत सारा कारण होता है। गुरु या चंद्रमा का नीच का होना भी इस योग को डिस्टर्ब करता है। तो दोनों में से कोई नीच का हो जाए तो भी दिक्कत होगा। अस्त हो जाए सूर्य से गुरु या चंद्रमा तो भी यह योग आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा, उसका भी ध्यान रखिए। यहाँ कहा जाता है ज्योतिष में कि गुरु और शुक्र और चंद्र का भी गजकेसरी योग बनता है, परंतु वास्तव में मित्रों यह गजकेसरी योग बनेगा ही नहीं, क्योंकि शुक्र की दोनों राशियां सदैव एक दूसरे से षडाष्टक योग रखते हैं, क्योंकि शुक्र की एक राशि सदैव पाप भाव में होती है। हाँ, चंद्रमा और शुक्र की युति बहुत शुभ फलदायी होती है, अगर दोनों साथ बैठे तो लाभ जरूर देते हैं, लेकिन गजकेसरी योग नहीं बनेगा। इसमें अब गुरु चंद्रमा की बात करें तो गुरु तथा चंद्रमा का बल भी जरूर देखें, दोनों में मतलब दोनों बलवान हैं या नहीं। अगर बल में कमजोर हों तो ज्योतिषीय उपाय से इन्हें बल दिया जा सकता है और इनके गजकेसरी योग का लाभ लिया जा सकता है। और इनको बेहतर करने के कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। पहले हम जान लेते हैं कि हाथ की रेखाओं में गजकेसरी योग कैसे जाने। तो कुंडली पर हमने क्लियर कर लिया, अब हाथ में भी देख लेते हैं। आइए हाथ की रेखाओं में जानते हैं कि गजकेसरी योग कैसे बनता है। तो मित्रों यह गुरु पर्वत है, यह गुरु पर्वत आपका पूरी तरह उठा हुआ हो तथा अच्छे एरिया में, मतलब अच्छे एरिया लिया हो, अच्छे क्षेत्र में हो, अच्छे स्पेस में हो तथा गुरु पर्वत अच्छी तरह से उठा हुआ हो। साथ में गुरु पर्वत शनि के पर्वत की तरफ झुका हुआ हो। अगर गुरु पर्वत आपके शनि पर्वत तरफ, इस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हो, इसका उभार इस तरफ हो, शनि पर्वत तरफ अगर उभार हो तो बेहतरीन होता है।
चंद्र पर्वत ये है मित्रों, तो चंद्र पर्वत आपका उभरा हुआ हो अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हाथ को नेगेटिव करता है मित्रों। सामान्य उभरा हुआ अगर चंद्र पर्वत हो और चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलकर हृदय रेखा तक जाए, अगर यहाँ से निकलकर आपकी हृदय रेखा तक जाए या यहाँ माइंड रेखा तक जाए तो भी यह योग बन जाता है मित्रों। और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर यहाँ से निकलकर हृदय रेखा तक जाती है या यही रेखा आपकी शनि पर्वत तक स्पष्ट जाए बिना कटे छटे तो यह गजकेसरी योग का सूचक है। स्पष्ट जाना चाहिए बिना कटे छोटे, तो यह हो जाएगा आपका गजकेसरी योग हाथ में। इसके बाद अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ना निकले, अगर यहाँ से ना निकल रहा हो आपका भाग्य रेखा, लाइफ लाइन के तरफ से निकले, मान लीजिए यहाँ से मणिबंध से बहुत सारे लोगों का निकलता है, अब इसको भूल जाइए मित्रों। अब मान लीजिए कि यहाँ से निकल रहा है मणिबंध के तरफ से और यह रेखा निकल कर मणिबंध के तरफ से जा रहा है और यहाँ से एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत तक एक या दो रेखा टच कर रही हो और यह रेखा भाग्य रेखा जो है वो स्पष्ट जा रही है और तो बिना कटे छटे अगर जा रही है तो यह 100% गजकेसरी योग का सूचक है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा या दो रेखा निकलकर चंद्र पर्वत को अटैच कर रही है, तो यह गजकेसरी का सूचक है। यह रेखा अगर शनि पर्वत पर जाए तो ठीक है, अगर बहुत बढ़िया हो जाए, अगर यह रेखा इस तरह से जाकर गुरु पर्वत तक चला जाए तो और बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ से दो शाखाएं निकलकर या एक शाखा चंद्र पर्वत को टच करे तो यह गजकेसरी योग है, आपकी कुंडली में स्पष्ट योग बनेगा। गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस हो, मान लीजिए यहाँ पर आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस बना हो, फ्लैग का चिन्ह हो, इस तरह से ट्रायंगल का चिन्ह हो, तो आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। अगर यह किसी प्रकार का चिन्ह बन रहा हो और अगर मान लीजिए कि चंद्रमा के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कोई इस तरह का चिन्ह बन रहा है तो और भी बेहतरीन हो जाएगा और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बात करें, अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर लाइफ लाइन को टच करे तो यह गजकेसरी का सूचक है। अगर यहाँ से मान लीजिए, अब इन सबों को भूल जाइए मित्रों, अगर यहाँ से निकलकर यहाँ लाइफ लाइन को टच करती है और यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा निकलकर गुरु पर्वत या शनि पर्वत तक चली जाए तो भी यह गजकेसरी का सूचक है और आपकी कुंडली में भी गजकेसरी योग होगा। नहीं होगा तो हाथ में स्पष्ट बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल स्पष्ट जो चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और चीज़ें अगर आप जानना चाहें तो और जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ से चंद्रमा से एक रेखा निकलती है भाग्य रेखा और गुरु पर्वत तक सीधे चले जाए, अगर गुरु पर्वत के तरफ या यहाँ तक भी जाए, अगर गुरु पर्वत के तरफ मूव कर जाए, यहाँ तक ना जाए, थोड़ा सा ही जाए लेकिन गुरु पर्वत तक उसका मूव हो जाए तो यह गजकेसरी योग का सूचक है और ऐसा जातक जीवन में सब कुछ पाता है। तो मित्रों बहुत ज़्यादा यह लाभकारी होता है। एक और नियम है मित्रों, अगर मान लीजिए कि आपके लाइफ लाइन से कोई निकल कर रेखा यहीं से एक या दो रेखा गुरु पर्वत पर जाए और यहाँ लाइफ लाइन से कोई रेखा निकल कर टच कर रहा हो चंद्रमा से तो यह भी गजकेसरी योग है। तो मित्रों जो भी गजकेसरी योग हाथ में जिस तरह से बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना हो लेकिन जाला कटा या तिल वगैरह ना हो, कोई नेगेटिव साइन ना हो चंद्रमा या गुरु के पर्वत पर। और अगर कहीं से अगर यहाँ से भाग्य रेखा जा रही है और एक शाखा हल्की सी भी टच कर रही है चंद्रमा में तो यह गजकेसरी योग का सूचक है और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, ज्ञानवान होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, अपने दम पर हर चीज़ हासिल करने की क्षमता रखता है और बहुत ऊंचाइयों को भी पाता है। तो मित्रों यह रहा कुंडली तथा हाथ में गजकेसरी योग का प्रभाव। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।